नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पीईटी 2021 का शिफ्ट सेकेंड का पेपर सॉल्व करेंगे। पीईटी 2021 का एग्ज़ाम आपका 2 शिफ्ट में हुआ था, एक दिन में। पहले शिफ्ट का जो पेपर था वो मैंने 2 वीडियो बना के उसको सॉल्व कर दिया है। वहाँ पे UPSSC 2021 एग्ज़ाम पेपर सोल्यूशन नाम से प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को भी मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दूँगा। तो देखते हैं, पहला से 5वें क्वेश्चन जो दिया गया इस पे बेस्ड टेबल है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। 2 टेबल आएंगी आपके एग्जाम में 5-5 नंबर की, और उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन होंगे। मैंने जो टेबल मतलब तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण इस नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें 5 वीडियो जो बनाए हैं। तो पहले वीडियो में पीईटी 2021 के दोनों पेपर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो 2-2 टेबल आई हैं, उन चारों टेबल को उस एक वीडियो में सॉल्व कराया। पार्ट 1 नाम से होगा, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण पार्ट 1। वहाँ पे जाके आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन जो सही है जिसका वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है बी, 44.4%। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, उसका जो आंसर सही है वो है डी, 44.33। तीसरा जो है, तीसरा ये छुप गया क्वेश्चन ये है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, 28.3%। चौथे का जो सही आंसर है वो है बी, 5.25%। पाँचवें का जो सही है वो है सी, 7:9, 7:9। दूसरी टेबल दी गई है, इसके भी मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो छठवें वाले में का जो आंसर सही है वो है बाजरा, ए। सातवें वाले का सही है सी, 293.86 टन। आठवां का सही है बी, बाजरा नहीं, चावल। नौवां का आंसर जो सही है वो है ए, 1.9। और जो 10वां है ना इसमें फुल मार्क्स मिले थे सभी को, फुल मार्क्स, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सही हैं। गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष गिरावट दर्ज की गई? तो आप यदि देखिए तो गेहूं जो है ना, इसमें यदि ऊपर से नीचे तक आएंगे तो पहले जो ये गिरावट यहाँ पे हुई है 7,112 से 7,056। तो 13-14 में गिरावट हुई है। इसके अगले साल भी 7,056 से 6,896 हो गया है। तो 13, 14, 14, 15 2 साल में गिरावट हुई है। इसमें दोनों साल दिए गए, 13, 14, 14, 15। तो आयोग ने इसमें सभी को आंसर दिए था, मतलब नंबर दे दिए थे। फिर तो पिछली बार की जो ऑफिशियल आंसर की थी उसके हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या आयोग ने सही माना है। 2 क्वेश्चन आगे और हैं जिसमें फुल मार्क मिले हैं, और एक का आंसर मतलब चेंज किया था आयोग ने। 11 नंबर से देखते हैं, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में पहला युद्ध हुआ था, मतलब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसमें सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने पराजित किया था। और उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। वो हुआ था मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और एक तरफ थे और त्रिगुट ये था, दूसरी तरफ थे अंग्रेज। उस समय सिराजुद्दौला को कोई काम नहीं था। वांडीवास का युद्ध तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। 12 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति बहुत लोगों ने सुनी होगी, लॉर्ड डलहौजी की, ये इसका सही है। हड़प नीति ये थी कि जिसके बच्चे नहीं होते थे, जिस राजा के, उसको ये लोग अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। 13 नंबर है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी के बारे में जिन्होंने सुना होगा, तो पहली बात तो ये थे कि ये चिकित्सक थे। तो
बी मतलब बी और डी ऑप्शन तो अपने आप नेग्लेक्ट हो गए। हर्ष के समय प्रसिद्ध नाटककार, और यदि आपको पता होगा किसके दरबार में थे, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड है, उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उनके दरबार में थे। तो आप ऑप्शन आराम से सी टिक कर सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति तो थे नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के थे, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त साम्राज्य के थे, और हर्ष तो काफ़ी बाद के समय के थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से किस क्रम में भारत आए? 3 लोग दिए गए हैं, टॉमस रो, फाइयन और वेनसांग। तो टॉमस रो तो आया था जहांगीर के दरबार में, फाइयन चंद्रगुप्त सेकेंड अभी जो ऊपर बताया ना उनके दरबार में आए थे, वेनसांग आए थे हर्ष के दरबार में। तो सबसे पहले आए थे फाइयन, तो फाइयन देखिए दिया गया है दूसरे और तीसरे में, वेनसांग उसके बाद आए थे, तो दूसरा तीसरा पहला, टॉमस रो सबसे बाद में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार आया? साइमन कमीशन बना था 1927 में, लेकिन ये भारत आया था 1928 में। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? बहुत ही फेमस सेशन है ये, लाहौर सेशन। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। निम्न का मिलान कीजिए। 4 दी गई हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। इनका मिलान करना है। तो इंडियन नेशनल आर्मी INA, तो ये सुभाष चंद्र बोस, तो पहले का दूसरा। यदि आपको पहले का दूसरा भी आता है तो अपने आप टिक कर देंगे C नंबर। गदर पार्टी लाला हरदयाल, ये बनी थी कहाँ? गदर पार्टी बनी थी सैन फ्रांसिस्को USA में। तीसरा है मित्र मेला, मित्र मेला VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, यही आगे चल के अभिनव भारत बना था संस्था। होम रूल लीग 2 लोगों ने बनाई थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, तो यहाँ तो एनी बेसेंट का नाम दिया गया है। 18 क्वेश्चन नंबर है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस बुक है इंडिका, और ये लिखी है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA बोलते हैं इसको। 20 नंबर दिया गया है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना है? तो नागार्जुन सागर जो बांध है वो बना है कृष्णा नदी पे। कृष्णा और कावेरी में कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, कृष्णा इसका सही है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष हुई थी? देखो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये हुई थी 1953 में। शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, इन दोनों लोगों ने किया था। 22 है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खिलाफत आंदोलन के बारे में सुना होगा ना, कि जो खलीफा थे ना टर्की के, उनके खिलाफ अंग्रेजों ने कुछ अभद्र टिप्पणी की थी, तो उसके खिलाफ ये आंदोलन चला था। बाद में इसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे, अली बंधुओं ने इसको स्टार्ट किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के इसमें जुड़ने से विरोध किया था। 23 नंबर है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ना, बोल रहा है कि जिसमें जो लौह अयस्क आयरन और जो सप्लाई हो रहा है वो कौन सी खान से सप्लाई हो रहा है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली राजहरा। बहुत ही फेमस ये लोहे की खान है। 24 है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? सही नहीं है बोल रहा है। पहला दिया गया जोजिला और बुर्जिल, दूसरा है बारालापचा और सिपकिला, तीसरा है थागाला, नीतिला, लवलीपु लेक, और चौथा है नाथुला और जेलेपला। वैसे तो ये क्वेश्चन में सभी को अच्छा, ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया था इसमें, मतलब क्या बोलेंगे इसको, 24 अच्छा गलत नहीं किया था, इसका आंसर चेंज किया था। देखो अब मैं बताता हूँ, जो जिला और जो बुर्जिल है ना,
कौन सा जोड़ा सही नहीं, मतलब जो सामने दिया है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो अब तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी बन गया और लद्दाख अलग हो गया। तो जोजिला जो है ना वो लद्दाख में पड़ता है। पहले ये सही था, लेकिन पिछले साल जब ये पेपर आया तो उसके पहले ही 370 आर्टिकल हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया था, दोनों को यूटी बना दिया गया। तो पहला भी गलत हो गया क्योंकि जोजिला लद्दाख में है। 12 लापचा और सिपकिला उत्तर प्रदेश दिया गया। उत्तर प्रदेश तो कहीं से नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा कहाँ है। तीसरा है थागला, नीतिला और लिपुलेख, ये हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में नहीं है ये। तो तीसरा भी गलत हो गया। और नाथुला जेलेफला ये सिक्किम में है। तो चौथा सही है। तो 1 2 3 तीनों गलत हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। बोले भरतपुर में जो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है या पक्षी अभ्यारण्य वाइल्ड क्या बोलेंगे बर्ड सेंचुरी, कौन सी बर्ड सेंचुरी है? तो यदि लोग आपको पता है कि राजस्थान में केवलादेव है तो आप आराम से टिक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो है ना घाट प्रभा, दर्रा अभ्यारण्य, वैष्णो और ये पता नहीं होगा आपको कि कहाँ पे है। घाट प्रभा हो सकता है पता हो। तो आप इसका सही आंसर है 25 का बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं CSO शॉर्ट में। 27 दे रहा है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? बोले सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? तो जिसने भी इकोनॉमी का बेसिक भी पढ़ा है तो प्राइमरी सेक्टर होता है जो उत्पादन करते हैं, जैसे खेती हो गया या माइनिंग हो गया, खनन प्राइमरी में आते हैं। द्वितीयक में आते हैं जो सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, और जो सर्विस सेक्टर है ना वो तृतीयक सेक्टर में आता है। तो इसका सही हो जाएगा डी। 28 देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक बहुत ही आसान है। श्वेत क्रांति मतलब ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध उत्पादन। तो ये थे वर्गीज कुरियन, अमूल के संस्थापक। उनतीस किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी क्षेत्र में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अब आपको बताना है कि इन चार में से क्या बढ़ेगा जिससे निजी क्षेत्र ग्रोथ करेगा, प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रोथ करेगा। पहला बोल रहा है कि पर्सनल टैक्स, व्यक्तिगत कर बढ़ेगा तो वृद्धि होगी निजी क्षेत्र, निजी निवेश में। निजी निवेश मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। दूसरा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल, शेयरों की कीमत और ब्याज दर। बोला इनमें से क्या बढ़ेगा? तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो जो नई पूंजी यदि आएगी लोगों के पास तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। 30 नंबर है। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी आया था और 2 में भी आया। सूचियों में से राज्य सूची, संघ सूची और सर्वसम्मति सूची, इसमें जो विषय रखे गए हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो जो इसका सही ऑप्शन है दंड प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये राज्य सूची में नहीं है। 31 निम्न में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अब पहला ही टॉपिक दिया गया है आपका पॉलिटी के जो क्या बोलेंगे सिलेबस है उसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो देखते हैं लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का वितरण, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, अर्ध संघीय संरचना। तो इसमें प्रतिबद्ध न्यायतंत्र जो दिया है ना इसको मतलब लिखा है देखो कमिटेड जुडिशियरी। तो अपने यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, कमिटेड नहीं है। तो सी आपका सही हो जाएगा। बोला नहीं है संविधान की विशेषता। 32 भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे उस समय PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्हीं को ये लेके आए थे मनमोहन सिंह जी को। 33 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो DPSP में है आर्टिकल 40
आर्टिकल 40 बहुत ही कॉमन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार बलवंत राय मेहता। जो लोग UPSSC में थोड़ा सा भी फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो बिल्कुल आती होंगी। त्रिस्तरीय व्यवस्था दी थी बलवंत राय मेहता ने, द्विस्तरीय दी थी अशोक मेहता कमेटी ने। 35 निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो जो आर्थिक न्याय है, इकोनॉमिक जस्टिस, वो कौन प्रदान करता है? तो वो आपके DPSP देते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बी सही है। आगे दिया गया साइंस, प्रतिरोध की 36 नंबर, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो ये है ओम सी। नींबू का खट्टा स्वाद, अगला है 37 नंबर, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है सिट्रिक एसिड की वजह से। 37 का डी। अब 38 बोल रहा है कर्कट जनक रसायन से होता है। तो वैसे तो कर्कट जनक से आपको पता नहीं चलेगा। अब इंग्लिश देखो, लिखा है कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। तो कार्सिनोजेन वो होते हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कभी कभी इंग्लिश पढ़ लेने से भी काम पर चल जाता है। 39 त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो जो त्वचा की ऊपरी सतह है वो कहलाती है एपिडर्मिस। अब आदि चर्म ना पता होगा लेकिन एपिडर्मिस पता है, तो सी सही हो जाएगा इसका। 40 बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है, वो कोई वोल्टेज ना होता प्रवाह होगा। स्विच बंद या चालू हो, स्विच बंद हो या स्विच चालू हो। तो जब स्विच क्लोज्ड होगा तब। ऐसा है ना कि जब हम लोग जो बटन होती है ना उसको ऑन ऑफ ऐसे है, तो जब ऑन करते हैं मतलब स्विच बंद हो जाता है, बंद हो जाता है मतलब जुड़ जाता है, तब बिजली है ना वो फ्लो होती है। और खुल जाएगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर कहाँ से होगा। 41 नंबर बोल रहा है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे? बिल्कुल कॉमन सेंस है, तो सीधा भाग दे दो आप, और कुछ नहीं है तो पता चल जाएगा। 37 से 1/2 में 1/8 से भाग दे दो, जो नंबर आएगा वही हो जाएगा। 37 दूना होता है 74, 1 75, तो 75/2 1/8 से आप डिवाइड कर दो। 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 8 75 के साथ, तो 75 × 8/2, 2 चौको 8 और 75 चौकत 75 दूना 150 होता है, 150 दूना 300, तो हो जाएगा इसका सही आंसर 300 डी। 41 का सही हो गया डी। 42 देखते हैं। 42 में यह दिया गया है वर्गमूल पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इसमें एक डिजिट के बाद दशमलव लगा है, तो दोनों दशमलव आप हटा दो, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 361/1024। 361 19 का होता है वर्गमूल। और यदि आप ऑप्शन से देखोगे ना तो आपका हर का भी आ जाएगा। देखो 1024 का नहीं भी पता है तो आप देखिए 30 गुणित 30 करोगे तो 900 आता है, तो यहाँ 1024 है, 30 थोड़ा ज़्यादा होगा। तो देखो ऑप्शन किसमें, अंश में 19 है और हर में 30 से थोड़ा ज़्यादा है, तो यही है केवल एक ही। देखो 19 72 है, तो ये तो 30 से बहुत ज़्यादा हो गया, 30 से 2 गुने से भी ज़्यादा। तो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसका बी। 43 नंबर में बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण मतलब माइग्रेशन के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? बोल रहा 4% बढ़ रही है लेकिन 1/2% घट भी रही है, तो 3.5% से बढ़ेगी पर साल। बोल रहा है कि 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत 3.5, 3.5, 3.5 इट रेट से इस तरह 3 साल बढ़ेगी, तो इसमें आप सक्सेसिव वाला केस लगा सकते हैं। मतलब ये जो होता है ना a+b+ab/100, इसको आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे 3.5 3 बार दिया होगा ना, 3 सालों की बात कर रहा है। तो पहले आप ab ऐसे ही लिखिए, तो यहाँ पे 3.5 3.5 प्लस 3.5 उल्टे 3.5/2, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आ जाएगा तो अगली बार हो जाएगा वो वैल्यू आएगी और 3.5। फिर इसमें a+b+ab/100 लगाएंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ। तो 43 का सही आंसर आएगा ए 10.8। और यदि ऐसे जोड़ोगे ना 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, तो कुछ लोग ऐसा भी जोड़ सकते हैं, तो 11.5 आ जाएगा। 44 नंबर में यक्स का मान बता रहा है, ये दिया गया है इस तरह से।
इसमें आप ये कर लीजिए कि एलसीएम लीजिए, तो 169 + 27 अपॉन 169 हो जाएगा। तो जो 169 169 में 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196/169। लेफ्ट हैंड साइड ही हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। अंडर आपको 20 तक के अंडर रूट स्क्वायर आने चाहिए, मतलब स्क्वायर आने चाहिए, अंडर रूट नहीं। तो 196 14 का होता है, मतलब 196 14 का वर्ग होता है, तो 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा, 169 होता है 13 का। ऐसे आ गया। अब दूसरी तरफ देखो, इस तरह से दिया गया 1 + x/13, तो इसकी जगह इक्वल टू 1 + x/13 हो जाएगा। तो हमको इसको भी वैसे ही लिखना है, तो 13 × 13 1 14/13, इसको इस तरह लिख सकते हैं, या इसको 1 + 1/13 भी लिख सकते हैं। तो उधर से आप कंपेयर करोगे तो 1 दिया है प्लस x/13 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। डी इसका सही हो जाएगा। 45 नंबर बोल रहा है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत इतना है, आखिरी 7 का औसत इतना है, तो 7वां परिणाम क्या है। एवरेज का एक क्वेश्चन है। अब 13 परिणामों का 68 है, तो 13 × 68 टोटल वैल्यू आ जाएगी कि 13 जो परिणाम है वो उनका वैल्यू क्या है। बोला पहले 7 का इतना है, दूसरे 7 का इतना है, तो 7 × 63 करो और फिर 7 × 70 करो, तो इसमें 14 का हो जाएगा। और इस वाले में से मतलब इन दोनों से जो आएगा 7 × 63 + 7 × 70, तो 7 कॉमन आ जाएगा, 63 + 70 आ जाएगा, मतलब 7 × 6 = 13, 133 × 7 आएगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी 133 × 7, ये 7 7 प्रेक्षण लिए है ना, तो 7वां 2 बार हो गया है, तो बस 7वां का कैसे निकलेगा। 133 × 7 माइनस करो 13 × 68, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 47। अब आगे हिंदी दी गई है 46 क्वेश्चन नंबर। गजवदन का पर्यायवाची क्या है। तो गजवदन बोलते हैं गणेश जी को, गणपति। 47 कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ के लिए इसमें सही होगा कंटका किरण, कुचैला विकीर्ण कंटक। कंटक तो सीधा कांटा होता है, बाकी बी और सी तो कांटे से कुछ लेना देना है नहीं। 48 दूध का दूध पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है, तो उचित निर्णय करना, ये इसका सही है। 49 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बहिष्कार होता है, तो बहिष्कार किस में लिखा है, बी में। 50 में क्या बोल रहा है, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, तो तीक्ष्ण का कुंठित होगा। त्यागी तृष्णा तीव्र, विलोम बोझ ला है, तो तीक्ष्ण का तो तीव्र होता ही है मतलब, तो इसका विलोम हो जाएगा कुंठित। तो ये 50 हो गए आपके। इसके आगे के 51 से 100 क्वेश्चन नंबर अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।